आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, अध्याय राशियों की तुलना को। ये इस तरह के कुछ सवाल लेते हैं कि किसी संख्या को दुगुना करने पर, दुगुना माने डबल, उस संख्या में 100% वृद्धि होनी है। ठीक है ना, होनी है, ध्यान रखना। यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। ह्रास मतलब होता है कि कमतर, पीछे नीचे कितना चले जाएंगे। ह्रास माने माइनस की तरफ, नेगेटिव कितना हो जाएंगे। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत ह्रास हो तो निकालते हैं। तो मान लेते हैं वह संख्या कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि माना वह संख्या x है। माना हल लिखा रहा था, माना वह संख्या x है। ये तो मान लिए। उस संख्या का आधा कर दें पहले, तो उस वो जो संख्या है उसका डबल करने पे 100% वृद्धि होनी। डबल माने दुगुना जी। तो अगर 100 है तो 100 से 200 हो जाएगी। x है तो एक x और आ जाएगी, यानी 2x हो जाएंगी। अब उसको आधा कर दें। चलो, संख्या को आधा करने पर, संख्या का आधा, संख्या का आधा, आधा का मतलब क्या हो गया, x था, ये हो गया x/2। अब ह्रास कितना होगा, ये प्रतिशत ह्रास पूछ रहा है, कितना होगा, ये x/2। अब ये पूछ रहे कितना प्रतिशत ह्रास होगा। तो प्रतिशत ह्रास का मतलब क्या होता है, प्रतिशत ह्रास, ह्रास मतलब कमी कितनी आई। प्रतिशत ह्रास जब भी कभी भी निकालेंगे, ये कभी लाभ अगर किसी में दिखाना है तो लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, वो होता है रियल मूल्य। रियल मूल्य यानी वास्तविक संख्या के हिसाब से निकाला जाता है, जो वास्तविक मूल्य होता है। तो प्रतिशत ह्रास में कितना ह्रास हुआ है, ये ह्रास किससे निकालेंगे, जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य में से ह्रास में वास्तविक मूल्य का गुणा भाग दे दो और 100 का गुणा कर दो। अगर लाभ पूछ रहा है तो लाभ में वास्तविक मूल्य का गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो। तो माना वह संख्या x है, तो यही जो संख्या x माना गया है, मान लिया है, तो इस वक्त तो यही वास्तविक मूल्य है। ठीक, और संख्या का आधा x/2 है, तो यही x का आधा माने ये ह्रास है, यही तो ह्रास हुआ। अब इसका प्रतिशत में ज्ञात करना, ये आपको समझना पड़ेगा बस। अगर ये हम पकड़ पाए तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो जी चलो, ह्रास कितना था, x/2, और ये पूरे का बटे वास्तविक मूल्य कितना था, x, और इसमें गुणा करना था किसका, पूरे में 100 का। अब जब इस तरह के ये सवाल आ जाते हैं तो इसको ऐसे कर लिया जाता है, ये इसका बटा है, ये इसका बटा है, ठीक है, a/1 लगा दो। तो इसमें क्या हो जाता है, पहले का बटा 1/2/3/4 ऐसे मान लो। तो पहला बटा दूसरा, ये तो पहले से ही, ये चौथा वाला ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है 1। ऐसे करके हल कर लिया करिए। तो और ये 100 बदलता नहीं, इसका बटे 1। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसको इस तरह अब पूछेंगे 1 कहां से आ गया, क्योंकि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, और x भी परिमेय संख्या है, इसलिए x को हम x/1 के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है दिमाग में जब सॉल्व करने लगते हैं। कई बार जो हम इसको ऊपर ले जाते हैं सीधा, नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 1 2 3 4 समझ में, 2 पहले रहेंगे, ये इसका बटा, तो इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, तीसरे नंबर वाला, ये ध्यान रखना, ये समझना। अब इसको काट पीट दो, x से x कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 0, यानी कि ह्रास का जो प्रतिशत होगा वो 50% होगा। ये निकालना था प्रतिशत ह्रास, तो प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं। एक आध बार और क्वेश्चन उठाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको और क्लियर। अब ये वाला प्रश्न लेते हैं कि रुपया 2400 की तुलना में 2400 की तुलना में रुपया 2000 कितना प्रतिशत कम है। यानी वही ह्रास जो उसमें बताया था ना पिछले प्रश्न में, ह्रास, ह्रास माने कमी। ये पहले से बोल रहा है कि कितना प्रतिशत, ध्यान रखना है, निकालना है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है, कितना प्रतिशत कम है,
क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना रुपया 2000 की तुलना में 2400 अधिक है? अब देखिए, दो प्रकार के प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पर। इसकी तुलना में ये कितना कम है और ये इसकी तुलना में ये कितना अधिक है। फिर दोनों को कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, ये कह रहा है, इतना करना है। तो पहले हमें क्या करना है, कितना कम, तो प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत कमी निकालना है हमें। प्रतिशत कमी कैसे निकलेगी, जो हमारे पास ये अंतर था 2400 की तुलना में इतना, यानी प्रतिशत कमी में, यानी अंतर, दोनों का अंतर, यानी कि कमी, अंतर माने कमी, इन दोनों में कमी, और वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य यानी इन दोनों में रियल क्या है, किस पर हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और 100 का गुणा कर दें तो ये हमारा जो है प्रतिशत में निकल आता है। अब देखिए, समझिए यहाँ पर कि कमी के लिए पहले तो यहाँ देख लें वास्तविक मूल्य कौन सा है इन दोनों में। 2400 की तुलना में 2000, यानी इसकी तुलना में ये वाला, यानी इस वाले की तुलना में ये वाला, तो वास्तविक कौन हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये वास्तविक हुआ। ये बात समझने की कोशिश करिए, इसकी तुलना में ये कितना कम है, कम है यानी कमी। अब दोनों में कमी कितना है, 2400 में से 2000, 2400 में से 2000 घटा दीजिए, ये तो कमी हुई, और गुणे 100 को करना ही। तो अब देखिए, ये बन जाएगा 400, घटा दीजिए, ये बन जाएगा 2400, और ये गुणे 100 अभी है, 1 0 1 0 1 0 1 0, और 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी 100/6। अब इसका मान कितना होता है, भाग देख लीजिए क्या दिक्कत है। ये रहा 100 और ये रहा 6, 6 एकम 6, 4 और 0, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 बार के 6 छंग 36, 4 40, ठीक है। अब एक काम करें, तो ये 4 बचा ऊपर 6, तो ये काम कर लीजिए ना, इसी को ऐसा लिख लीजिए, 16 सही 4/6। अभी ये संख्या में तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहीं पर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 16 सही 2/3, ये नहीं कटेगा, ये यहाँ पर भी आ गया, इतना प्रतिशत आ गया इसमें से। अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि 2000 की तुलना में 2400 अधिक, ये वाला भी निकाल लीजिए। तो प्रतिशत कमी निकाला था, और इसमें क्या निकालेंगे, इसमें वृद्धि निकालेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है। तो यहां निकाल लीजिए प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि में कितना होगा, यहां पर कमी था तो यहां पर ये हो जाएगा जितनी वृद्धि थी और उसका जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य में 100 का गुणा कर दीजिए। अब यहां से थोड़ा फिर से देखिए, वृद्धि कितनी, 2000 की तुलना में 2400 अधिक है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, वास्तविक मूल्य यहाँ पर कितना है 2000, इस वक्त पहले पिछली बारे में 2400 था, यहाँ पर 2000 है, और 2000 की तुलना में 2400 कितना देर ज्यादा है, 2000 की तुलना में 2400 कितना है, 2400 में 2000 घटा देंगे तब भी ये 400 ही है, और 100 का गुणा कर देना है। ये तो वृद्धि निकालने का तरीका ही है। सो 1 2 1 2 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और 5 से भी काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, ये आ गया 20%। अब देखिए ये क्या, यह प्रतिशत उतना ही है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, लिखिए 16 सही 2/3, क्या ये बराबर है 20% के, देखिए ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये उतना नहीं है, बराबर नहीं है, इसमें लिख देना है नहीं। हालांकि इस बराबर के चिन्ह को अगर हम काट देते हैं तो इसका मतलब ये होता है नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाता है, ये निकालना था। बात क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली पर। आइए अब प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न उठाते हैं कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है।
यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए हो तो उसको मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नया वेतन है उसको दर्शाया है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि वो जो वृद्धि के पहले वाला वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका मूल वेतन था, तो यहाँ पे शब्द आएगा मूल वेतन माने पहले वाला। माना व्यक्ति का मूल वेतन, माना मूल वेतन x रुपए है, ऐसे लिखो रुपए x है, क्योंकि आजकल ये चिन्ह लगता है ना। पहले हम लोग आगे रुपए लिख देते थे, आजकल चिन्ह लगा के लिखना। तो ये इतना मूल वेतन है मान लीजिए। अभी कह रहे हैं इस पे 10% की वृद्धि, तो इस पे है जाए वेतन में 10% की वृद्धि। देखिए वेतन में 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? ये जो x था इसमें 10% का गुणा हो जाएगा। 10% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x गुणे 10 और बटे ये 100। एक शून्य से एक शून्य, तो कितना बच गया? 10% का ही मतलब हुआ, तो x बटे 10। ठीक है, इतना हो गया हमारा ये प्रतिशत का। अब क्या कह रहे हैं कि नया वेतन। नया वेतन का मतलब हो जाएगा नया वेतन। नया वेतन, नया वेतन क्या हो जाएगा? x में वो जोड़ दो तो नया वेतन निकल आएगा। नया वेतन कितना है? मूल वेतन में वृद्धि। नया वेतन क्या कहेगा? मूल वेतन जो है उसमें जो वृद्धि हुआ है वो जोड़ दीजिए। तो नया वेतन यहाँ कितना दिखा रहा है? 1,54,000। 1,54,000 तो ये नया वेतन दिखा रहा है। अब मूल वेतन कितना था? x, और उसमें वृद्धि जोड़ देना था x बटे 10। ये हमारा हल हो गया। तो अब क्या करना है? इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो ये 1,54,000 तो वैसे ही है 1,54,000, और ये बन जाएगा ये लघुत्तम 10, और ये बन जाएगा 1 दहम 10, तो ये 10x प्लस 1x, ये बन जाएगा 10 और 1 11 x बटे 10। ये हल होके इधर आ गया। अब इसका मान निकाल लीजिए। तो इसको एक बार इधर ले लीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x ये अचर राशि है, ये व्यंजक वाली जो चर राशियां होती हैं, चर राशियों वाला जो व्यंजक होता है तो उसको हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं और अचर राशियों वाले व्यंजक को दाहिने तरफ लिख देते हैं। ये हल करने का तरीका सही होता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि ये इधर आ गया, जगह परिवर्तन हुआ केवल, तो इससे अंतर कुछ नहीं पड़ता। जैसा ये x लिख दिया, यहाँ पर 10 है। अब क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 11 है x बराबर, या सीधा x निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, ये इधर चला जाएगा। तो 1,54,000 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये 11 का नीचे भाग जाएगा। ये 11 बटे 10 उल्टा होके 10 बटे 11 बदल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये नीचे वाला ऊपर जाके जो जब पक्षांतर होता है तो भाग वाला जो है गुणे में बदल जाता है, और गुणा वाला जो है भाग में चला जाता है। गुणा कैसे? 11 का गुणा x में है, तो ये गुणा वाला नीचे जाके भाग में बन जाएगा, और भाग वाला जो है x में जो है भाग है 10 का, तो ये भाग वाला दूसरी तरफ जाके जो भी संख्या है उसकी गुणे में बदल जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आगे हल कर लीजिए। तो 11 एकम 11, इसी से काट देते हैं। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 4 से 44, 11 चौके 44, और 1 2 3, और एक जीरो इधर गुणा कर दीजिए, तो ये कुल कितना हो गया? 1 14 के बाद 3 शून्य, तो ये पहले से थे, और 1 शून्य का और गुणा, यानी ये जो है ये था मूल वेतन। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह हमको हल करना है। एक आध और लेते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ले रहे हैं हम लोग कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई?
देखिए अभी जो ह्रास वाला हम लोगों ने या कमी वाले पिछले 1-2 सवाल लगाए हैं, ये ठीक उसी प्रकार का है। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना ये होता है कि जो पहले दिन गए थे फिर जो दूसरे दिन गए तो उसमें जो कमी आ गई वो निकाल लेते हैं, फिर उसका जो है प्रतिशत में बदल देना है, बस इतना काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, हाँ ऐसा लिख लेते हैं, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति को चिड़ियाघर, चिड़ियाघर समझते हैं ना, जहाँ पे जानवरों को रख के सुरक्षित तरीके से आपको देखने के लिए बुलाया जाता है, यानी कॉमन पब्लिक को सुरक्षित वातावरण में रख के उनको जानवरों को सामान्य पब्लिक को देखने के लिए खोला जाता है ना, वो चिड़ियाघर कहलाता है। कई प्रकार के जानवर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं ना। तो रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति तो कितने थे जी, 845। और सोमवार को ये बार बार ना लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। सोमवार को गए 169, ठीक। अब चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अब जो संडे को ज्यादा थे सोमवार को कम है, अब क्या करोगे? तो ये जो कमी आई, यानी चिड़ियाघर क्या बोलते हैं, संख्या में कमी। अब ये जो है संख्या में जो कमी आई वो कमी कहाँ से निकलेगी, इसमें से घटा दीजिए। यही तो पूछ रहे हैं, सोमवार कितने प्रतिशत कमी हुई, तो संख्या में कमी कितनी हुई, इसको घटा दीजिए तो कमी निकल आएगी। तो ये हो गया 15, 15 में 9 6 15, ये बना 13। तो 13 में से 6 गया 7, 6 13 7, और ये बना 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6। अब जो है ये संख्या में कमी निकल आई कितनी, 676। अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं प्रतिशत में ज्ञात करना है। ये जो कमी निकली है वो प्रतिशत, तो प्रतिशत में कमी कैसे निकाला है, अभी पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतिशत कमी ये कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत कमी ही तो निकालना है। तो जो कमी हुई है ऐसे लिख लो, संख्या में कमी और किससे निकालना है, जो चिड़ियाघर गए व्यक्ति, ये वास्तविक संख्या थी, इसी से तो तुलना की, जिससे आपको तुलना करनी पड़ती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो संख्या में कमी वास्तविक संख्या में भाग दे दीजिए, वास्तविक संख्या, और प्रतिशत का तरीका यही है कि 100 का गुणा कर दो। ये कितना ध्यान रखना है। वृद्धि पूछे तो यहाँ पे वृद्धि लिख के वास्तविक संख्या से 100 का गुणा कर देना है। कमी पूछे तो जो संख्या में कमी आएगी उसको वास्तविक संख्या से भाग देके 100 का गुणा कर देना है, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना। तो संख्या में कमी कितनी है, 676। वास्तविक संख्या कितनी थी हमारी, यहाँ पर देख लीजिए, ये वास्तविक संख्या 845 और 100 का गुणा कर दी। काट पीट आना चाहिए आपको, है ना। तो 5 से शुरू करिए, ये 5 का है तो 5 दूनी 10 20, यहाँ से काटिए तो 5 एकम 5, 3 तो ये 34, 5 छक्के 30, 4 से 5 नहीं 45, ठीक। अब ये 9 है, ये सम संख्या है, अभी सम संख्या इसमें से काट के देख लेते हैं। तो 169, 4 बार सीधे सीधे जा रहा है, 4 9 36 की 6, 4 9 36 की 6, और 4 6 24, 3 27, और 4 एकम 4 2, ये पूरा 4 बार जा रहा है, देख लीजिए। 4 9 36 की 6 हासिल का 3, 4 6 24, 3 27, और 4 एकम 4 और 2 6, 4 बार गया, ऊपर 4 आ गया, इधर 20 आ गया, यानी कि 4 गुणे 20 अर्थात हो गया 80। और यही तो प्रतिशत में ज्ञात करना था। इतनी कमी आ गई, कितनी प्रतिशत में कमी आ गई, यानी संडे को ज्यादा लोग देखते हैं चिड़ियाघर और सोमवार को कम लोग जाएंगे क्योंकि काम में व्यस्त हो गए, तो इतना प्रतिशत की कमी आ गई, ठीक है, ये समझना। चलिए अगला लेते हैं। आइए इस वाले प्रश्न को लेते हैं कि एक दुकानदार
रुपया 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और 16% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2400 रुपए में 80 वस्तुएं हैं, तो 80 वस्तुओं की यहाँ लिख लीजिए। 80 वस्तुओं की कीमत, पहले तो ये जो दिया है वो सीख लिया। वस्तुओं की कीमत, कीमत माने हो गया क्रय मूल्य, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये कितनी है? ये है 2400 रुपए। ठीक है, और लाभ कितना लिया है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना ले रखा है वो? 16%। दो चीजें हमको दी है। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना, अभी हम लोग इन सवालों के ठीक कुछ समय पहले निकल के वाले वीडियो में भी देखा है कि अगर दो चीजें ऐसा क्रय मूल्य दिया हो और जो ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो सीधे विक्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। और वो सूत्र कुछ इस तरह से लगाया जाता है। तो हमें इनका क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इनका, ये 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। और कितने का? एक का निकालना है। कितने का? एक वस्तु का। यहाँ पर ये तो है, तो फिर एक वस्तु का निकालना है। पहले तो कुल का निकलेगा, फिर एक का निकलेगा। तो विक्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका है? जो भी हमारा जो ये हम हिसाब किताब करते हैं वो 100 में से, या लाभ लेना है तो लाभ प्रतिशत लिख लेते हैं और उसमें पूरे में 100 का भाग दे देते हैं और जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसका गुणा कर देते हैं। ये हमारा सूत्र हुआ करता है। अगर हानि हुई है तो 100 में से हानि को घटा देते हैं और 100 का भाग देते हैं, क्रय मूल्य का गुणा कर देते हैं। ये बिल्कुल सीधे सीधे उसका भी क्रय मूल्य कहलाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, 100 तो ये तरीके से आया ही है। लाभ प्रतिशत कितना है? 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 है। और 100 का भाग, तो ये लीजिए 100 का भाग, और गुणा कितना था? क्रय मूल्य था 2400 रुपए। करना कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य निकालने का सीधा तरीका क्या होता है? 100 में से लाभ प्रतिशत को जोड़ दीजिए, यदि हानि प्रतिशत है तो उसको घटा दीजिए और इतने में 100 का भाग दे दीजिए और किसका गुणा कर दीजिए? सीधे सीधे क्रय मूल्य का। तो आपका विक्रय मूल्य सीधा निकल आएगा। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे चलिए, 100 में से 16 जोड़ेंगे तो बन जाता है 116 और ये बच रहा है 100 और गुणे है 2400 का। ठीक, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, ये कितना निकल आया? ये निकल आया 116 गुणे 24। 116 गुणे 24, इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 116 में 24 का गुणा कर देते हैं। तो 4 छंग 24 की 4, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, 2 छक्के 12 की 2, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, ये आ गया 4, 6 2 8, 4 3 7 2। यानी कि ये जो पैसा आया हमारा 2784 रुपया आ गया। कितना? जो 2400 रुपए में खरीदा था वो बिकी 2784 रुपए में बिक गया। ये तो 80 वस्तुओं की कीमत है और यहां पर कह रहा है एक वस्तु का। बात समझ रहे हैं? ये निकला, यहां पर लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना? 80 वस्तुओं का। 80 वस्तुओं का, ये तो चूंकि अंडरस्टूड है इसकी वजह से, तो ये 80 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था। अब हमें निकालना है एक वस्तु का। तो 80 वस्तुओं का इतना है तो 1 का 80 में भाग दे दीजिए। तो एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य कितना? जो पैसा हमारा सभी में से आया है उसमें 80 का भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 80 वस्तुएं थी, हमें चाहिए एक। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे काट पीट के यहाँ रख लेते हैं तो बहुत आसानी रहेगी। इसका यहाँ हल करते हैं, फिर आंसर वहां रखते हैं। ये रहा 2784 बटे 80। ठीक है, अब हम पहले हल करने की कोशिश करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये बनेगा 18, 2 नहीं 18 और 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या है। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0। 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 1 19, तो 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18 और
एक बचा तो 12, 2 छक्के 12। अभी देखिए अभी भी सम संख्या है, तो 2 दाहम 20। ये बहुत आसान और सीधा तरीका होता है हल करने का। तो 2 से शुरू कर दीजिए। 2 तिहाई 6 और ये बना 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अभी भी देखिए 10 है, तो शुरू करिए। 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये बना 2 14, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। अब ये बन गया कितना 174 और 5। अब आसान हो गया। 174 में 5 का भाग दे दीजिए। ठीक है, ऊपर 74 बचा, इनकी विषम संख्या है। तो बहुत अब इतना लंबा चौड़ा गुणा करने भाग करने की जरूरत नहीं। तो 5 तिया 15 की 5 1 15, ये एक बचा 2 और अच्छा 1 सॉरी यहाँ कट गया, ये आ गया 4 24 और 5 चौके 20। ठीक है, ये बचा 4 और 5 अट्ठे 40, ये कट गया। यानी 34 रुपए इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है 34.80 रुपया। ये आ गया एक वस्तु का मूल्य। रुपए का चिन्ह लगा दीजिए, यानी यहाँ लिख दीजिए वह रुपए, इधर रुपए का चिन्ह बना दीजिए और ये बन गया 34 रुपए 80 पैसे। वो कैलकुलेशन वहां सारी नहीं किनारे ही रखने की जाती है। आप भी अब इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे और आंसर वहां लिखेंगे। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था तथा 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए जैसा अभी हल किया बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा ऊपरी खर्च जोड़ दिया, तो आप ऊपरी खर्च को वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए तो वो उसका भी क्रय मूल्य मतलब रियल मूल्य वास्तविक मूल्य में चला जाए। वास्तविक मूल्य में उसका ये 450 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु बेचने के पहले जितने खर्चे लगाए जाते हैं ऊपरी खर्चे, वो सारे उसी के दाम में जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ही बेचा जाता है, लाभ लिया जाता है इस पर। ठीक है, तो वही हम भी लिखेंगे। तो वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना है 15,500, ये तो मूल्य है। और मरम्मत खर्च, मरम्मत को बोलते हैं ऊपरी खर्चे, मरम्मत खर्च को बोलते हैं ऊपरी खर्चे या ऊपरी व्यय, कई जगह लिखा रहता है। ठीक है, ये सारा जुड़ता है इस पे, तब ना उसका रेट निकलेगा। ये पैसा कौन देगा? ये बेचने पर ही निकलता है। तो ये 450 रुपया जो है ये भी उसने खर्चा कर रखा है। तो अब वस्तु की कुल कीमत निकल आएगी, यानी कि इसको क्रय मूल्य बोलेंगे। तो इसको जोड़ दीजिए, तो इसको बोलेंगे मतलब कुल कीमत। अब आ जाएगी कुल कीमत। इसी कुल कीमत को हम लोग बोलते देते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि अब ये खरीदना इतना पड़ा। ठीक है जी, इतने में पड़ा उसको, तो ये कहलाएगा 0, ये 5, ये 5 4 9 और ये है 5 और ये 1, इतने का तो ये इसका क्रय मूल्य निकला। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ भी ले रहा है, कितना ले रहा है? लाभ ले रहा है 15%। अब देखिए दो चीजें निकल आई आपके पास, एक तो क्रय मूल्य मिल गया और एक ये लाभ मिल गया। जब लाभ मिल गया और लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया है, तो आपको सीधे विक्रय मूल्य का सूत्र याद है। कैसे कि विक्रय मूल्य कब निकाला जाता है कि 100 में से लाभ प्रतिशत को जोड़ दीजिए और उसके बाद 100 का भाग दे दीजिए और पूरे में क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए, तो आपका ये जो है कुल विक्रय मूल्य निकल आएगा। ये जो क्या करने कह रहे हैं, तो लिख लीजिए विक्रय मूल्य। अब हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य में बताया था हमने 100 में से लाभ प्रतिशत को जोड़िए और इसी में 100 का भाग दे दीजिए, जो भी आए उसमें क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए। सीधा आपको ये विक्रय मूल्य निकल आएगा। चलिए, ये था 100 रुपया, लाभ प्रतिशत था 15 और 100 का भाग था, और ये जी कितना था, ये क्रय मूल्य निकला है 15,950 रुपए, इतना निकला है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के हिसाब किताब कर दीजिए। ये बन गया 115 बटे 100 और
इधर गुणा है 15,950 का। तो चलिए काट पीट लेते हैं। एक शून्य से एक शून्य गया, इसको काटते हैं, थोड़ा छोटा है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, आ गया 23। ये भी सम, ये भी विषम, ये सम, तो काम नहीं बनेगा। अब गुणा करिए। 1595 में 23 का गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए। अभी वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ करेंगे। कहाँ? यहाँ सारा करते हैं, फिर आंसर वहां लिखेंगे। तो पहले 1595 में 23 का गुणा करते हैं। ये लीजिए 1595 गुणे 23। चलिए शुरू करते हैं। 3 पचे 15 की 5 हासिल का 1, 3 9 27, 1 28 की 8 हासिल का 2, 3 पचे 15, 2 17 की 7 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब लीजिए 2 से, 2 पंचे 10 हासिल का 1, 2 9 18, 1 19 और 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और ये 3, ये 5, ये 8, 8 9 7 16 की 6 हासिल का 1, 4 1 5 और 1 6, ये 3, 36 685। इन दोनों का गुणा आ गया, यहाँ लिख लीजिए 36 685। अभी भी 2 का भाग देना है। तो चलिए जी, अब इसमें ये जो हो गया 36 685 में 2 का भाग देते हैं। यहीं पे कर देते हैं, सीधा सीधा तो आ जाएगा। 2 एकम 2 और ये बन गया 16, 2 अट्ठे 16। अब ये 6, 2 तिहाई 6 और ये 8, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इतना निकल आया। ये यहाँ लिख दीजिए 18,342.50। शून्य लगा देते हैं 50 सो करेंगे। ये हमारा क्या निकला है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये था कि 15,950 रुपए की जो वस्तु थी 15% लाभ पर बेचने पर उसे 18,342 रुपए 50 पैसे में बेचना पड़ेगा, यानी बेचेगा वो। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य हुआ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।